नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताब हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने आखिरकार तय कर लिया है कि कौन यहां पर राज्य का मुख्यमंत्री होगा। सिद्धारमैया ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी खबर जो है वो आ रही है। और इस बात पर कर्नाटक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, वो भी मान गए हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री होंगे और आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नई सरकार के गठन को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी और सिद्धारमैया को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। और आपको बताएं कि 20 मई यानी शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो सकता है। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जो है वो बने हुए हैं 10 जनपद के बाहर से। उमा, अब माना जाए कि तमाम सवाल जो है वो उनके जवाब मिल गए हैं, अब सब कुछ ठीक है यहाँ पर, अब आगे जो है बढ़ा जाएगा। जी बिल्कुल ताबिश, देखिए कल देर रात तक बैठकों का सिलसिला चला। डीके शिव कुमार के साथ भी, सिद्धारमैया के साथ भी जो पार्टी महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनके यहाँ बैठक हुई। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो भी इस मंत्रणा में शामिल हुए। और ये जो अब तस्वीर निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक अब ये साफ हो गया है और इस पर अंतिम मुहर लग गई है कि सिद्धारमैया जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। डीके शिव कुमार जो पहले उप मुख्यमंत्री पद या कोई भी पोर्टफोलियो लेने से मना कर रहे थे, वो इस बात को लेकर राजी हो गए हैं। जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया है वो पॉइंट वाइज मैं आपको बता दूं तो वो ये कि आज शाम जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें औपचारिक तौर पे सिद्धारमैया को सीएलपी लीडर चुना जाएगा। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक, जैसा कि आपने बताया, कि 20 मई को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ये जो सहमति बनी है उसमें जो एक अहम मुद्दा है वो ये है कि पहले ये बात कही जा रही थी कि कितने डिप्टी सीएम होंगे, 2-3 की बात की जा रही थी अलग अलग वर्गों से, लेकिन जो जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक एक ही डिप्टी सीएम होगा और डीके शिव कुमार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस अध्यक्ष, वो बने रहेंगे। आपको याद होगा ताबिश की एक चर्चा चली थी कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसका उन्होंने जोरदार खंडन किया था। तो संगठन पे उनकी पकड़ बनी रहेगी, वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। और ये जो सब तय हुआ है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिले भरोसे के बाद तय हुआ है और बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाने के फॉर्मूले पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। हमारे सूत्र ये कहते हैं कि 2 साल बाद बनाए जाने की बात की गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है और ना ही इस तरह की कोई बात जो है वो दावे के साथ अभी कही जा रही है। आज दिन में हो सकता है स्थिति स्पष्ट हो। और जहां तक मंत्रालयों के बंटवारे की बात है तो उसको लेकर कुछ फाइन ट्यूनिंग होनी अभी बाकी है। लेकिन राहुल गांधी जब खड़गे के साथ मुलाकात में शामिल हुए थे तब उन्होंने एक बात साफ की थी कि जितने वर्गों ने हमें वोट देकर सत्ता तक लाया है उन वर्गों का जो प्रतिनिधित्व है वो मंत्रिमंडल में होना चाहिए। तो ये देखना होगा कि अगर किसी एक वर्ग को प्रतिनिधित्व देना है और उस तरह के जो विधायक हैं वो डीके शिव कुमार के खेमे से हैं तो उनको तवज्जो दी जाएगी। लेकिन अगर जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व देना है और वो उस तरह के विधायक डीके शिव कुमार के खेमे में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि प्राथमिकता नहीं मिलेगी। तो इस तरह की फाइन ट्यूनिंग का जो काम है अभी होना बाकी है। लेकिन अब जो स्थिति जो कई 3-4 दिनों से उलझी हुई थी वो साफ हो गई है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार जो हैं वो उप मुख्यमंत्री। बहुत शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो जो पिछले कई दिनों से आप देख रहे थे इसको लेकर मंथन एक तरह से चल रहा था, उस परिस्थिति अब यहाँ पर साफ होती हुई दिख रही है। निहाल भी हमारे साथ हैं, बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। निहाल, उमा यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर सिद्धारमैया जो है वो मुख्यमंत्री होंगे, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। वहां पर किस तरह की चर्चाएं हैं? अब तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो गई हैं? देखिए, पहले से ही ये साफ था कि इस बार जो कांग्रेस ने कर्नाटका में जीत हासिल की है उसका सबसे ज़्यादा श्रेय डीके शिव कुमार को जाता है, उसके बाद सिद्धारमैया को, और फिर जो तीसरा नंबर आता है वो है केंद्रीय नेतृत्व, खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे और सुरजेवाला। तो ये 4 लोगों का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सबसे ज़्यादा 60%, 70% अगर यहाँ पर जो उनके समर्थक बताते हैं, जो कांग्रेस के नेता बताते हैं, वो डीके शिव कुमार का है। तो मुख्यमंत्री इन दोनों में से किसी एक को ही होना था। शिव कुमार क्यों नहीं होंगे? मैंने आपको पहले ही बताया, भ्रष्टाचार के मामले पर कांग्रेस को वोट मिला, भ्रष्टाचार के आरोप वो घिरे हैं। हालांकि ये जो आरोप लगा है वो भी कांग्रेस के प्रति समर्पण की वजह से ही, जब वो अहमद पटेल के लिए विधायकों को यहाँ रखा था उन्होंने रिसोर्ट में, और तमाम दबावों के बावजूद सुरक्षित उनको गुजरात पहुँचाया, फिर अहमद पटेल वो चुनाव जीत गए। उस वक्त ईडी का और दूसरी एजेंसियों का रेड पड़ा था डीके शिव कुमार के घर में, माफ़ कीजिएगा IT और दूसरी एजेंसियों का, और तब से मामला 75 करोड़ रुपये के आसपास का सामने आया था।
जाएगा। तो डीके शिव कुमार का जो समर्पण है, पार्टी ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और इसीलिए पार्टी ने वो सब कुछ देना तय किया है। जो मुख्यमंत्री पद के अलावा सारी मांगे जो डीके शिव कुमार की थी वो हमें बताया गया है कि वो मान ली गई है। जैसे सिर्फ एक ही उप मुख्यमंत्री होगा, ऐसा लगता है कि ये बात भी मान ली गई। कौन कौन पोर्टफोलियो में, किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, उनके कितने समर्थक लिए जाएंगे। देखिए, कल जो बैठक दिल्ली में हो रही थी, उस बैठक में एक चीज़ आप ध्यान दें कि जब राहुल गांधी से सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की बैठक करवाई गई तो जाहिर है कि सब कुछ पहले से तय हो चुका था, क्योंकि इसके पहले कई दौर की बैठक हुई थी। और इसके बाद जब राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक हुई तो जाहिर है कि डीके शिव कुमार पहले से कह रहे थे कि जो कुछ भी सोनिया गांधी कहेंगी वो मानेंगे। यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की भी बात कही जा रही है। और इसके बाद सब कुछ तय हो गया, क्योंकि डीके ने पहले कह दिया था कि जो सोनिया गांधी कहेंगी वही उसी फैसले के साथ वो रहेंगे। तो ऐसे में सब कुछ तय हो गया था। और उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 2 से ढाई घंटे की बैठक हुई है सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की, वो मनोवल की बैठक नहीं थी। वो बैठक थी ये तय करने की कि कौन कौन मंत्री होगा, कितने मंत्री होंगे, शपथ ग्रहण कब होगा और किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, डीके शिव कुमार के साथ कौन सा मंत्रालय होगा, सत्ता का हस्तांतरण कब होगा। जाहिर है कि ये बेसिक मांग थी। तो ये सारी बातें सब कुछ तय हो चुकी हैं। यहाँ सिर्फ उसको फॉर्मलाइज करनी है। तो जैसे ही देर शाम ये लोग यहाँ आएंगे, एक बैठक होगी और उसके बाद ये सारी चीज़ें, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 20 तारीख को यहाँ पर शपथ ग्रहण हो सकता है, क्योंकि 23 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो उससे पहले करना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन का विकल्प होगा केंद्र के पास। तो ये हालात ना है। अब चूंकि सब कुछ तय हो चुका है तो ऐसे में 23 से पहले यानी 20 या 21 को शपथ ग्रहण हो सकता है। संभावना है कि 20 तारीख को होगा, 19 को नहीं हो सकता है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि अमावस्या है और उस दिन शायद सिद्धरमैया हालांकि इन चीज़ों में भरोसा नहीं रखते, लेकिन जो उनका मंत्रिमंडल है, जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, वो शायद इन चीज़ों को मानते हैं। और ऐसे में अमावस्या के दिन शपथ ग्रहण नहीं होगा यहाँ पर, इसकी संभावना जताई जा रही है। 20 को शपथ ग्रहण हो सकता है। बाकी चीज़ें सब तय हो चुकी हैं। शुक्रिया निहाल आपका इस सब जानकारी के लिए। तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो लगभग यहाँ पर तय हो गई हैं, बताया जा रहा है। और अब शपथ ग्रहण जो है वो हो सकता है 20 मई को, शनिवार को। और क्योंकि 23 मई को जो है वो विधानसभा कार्यकाल भी खत्म हो रहा है इस टर्म का, तो इसलिए उससे पहले ही यहाँ पर 20 या 21 को नई सरकार की शपथ दिलाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहाँ पर 26/11 मुंबई हमलों का जो आरोपी है तहव्वुर राणा, उसको भारत लाया जाएगा। अमेरिका की अदालत ने पाकिस्तान मूल के कनाडा के व्यापारी और हमलों के आरोपी राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी जो है वो दी है। भारत ने प्रत्यर्पण की मांग की थी और भारत के अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था तहव्वुर राणा को। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने इमरान खान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और पंजाब सरकार के मुताबिक इमरान खान के जमा पार्क के घर में 40 आतंकी छिपे हुए हैं और इन्हें 24 घंटे में इमरान खान पुलिस के हवाले करें। इसके बाद इमरान खान ने कहा कि अगली गिरफ्तारी से पहले शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट है। पुलिस ने मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया है। और इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे फंसाने के लिए हिंसा की गई, कोर्ट में मेरे कत्ल की साजिश रची गई, बिना जांच के ही मुझे दहशतगर्द मान लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि 70% जनता मेरे साथ है, मैं देश छोड़कर नहीं जा रहा। आर्मी चीफ ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। ये भी जो आप निरुकट मजे ले रहे हैं ना, पता चला कि ये इसके पीछे कौन था और एकदम जज, जूरी और एक्सिक्यूशन फैसला हो गया कि जी तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है और पकड़ धकड़ शुरू हो गई। 7,500 कारकुनों को पकड़ लिया है, उसमें औरतों को पकड़ लिया है, कभी इस मुल्क में हुआ ही नहीं है। यानी जिस तरह औरतों से बदतमीजी हुई है, ये कब हुआ है यहां इस मुल्क में। इसमें इन पीडीएम को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब मेमो गेट में अमरीकियों को कह रहा था जरदारी के जनाब मुझे अपनी फौज से बचा लो, उसके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। जब नवाज शरीफ इंडियन लॉबी को और इजराइल लॉबी को अपने साथ मिलाना चाहता था,
अपनी फौज को कह रहा था कि दहशतगर्दी में मुलविस है। उसके पैसे अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। वो जब होता है मौके बार बार भाग जाते। तो मेरा तो कोई बाहर नहीं जाना। तो मैं इसलिए आज ये कहना चाहता हूं कि ये लोग कामयाबी से वो काम कर रहे हैं जो मेरी आंखों के सामने ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में 8,000 करोड़ से ज्यादा की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें से पुरी और कटक रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना भी शामिल है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री रखेंगे। इसके अलावा पुरी से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। आपको ये भी बता दें कि ओडिशा में रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम वोटरों में बीजेपी के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा कमर कस रहा है। संगठन से जुड़े देश भर के कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में कैसे सरकार की नीतियों को मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। रिपोर्ट आप देखिए। आना होगा गुजरात, देश भर से आए पदाधिकारियों से बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात कर रहे जमाल सिद्दीकी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं। 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं वाली 65 लोकसभा सीटों पर मोदी मित्र बनाने के अभियान की शुरुआत इन्होंने ही की थी। लेकिन मोर्चे के अध्यक्ष जानते हैं कि बीजेपी पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के आरोपों के बीच मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा जीतना एक चुनौती भरा काम जरूर है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमने बनाया है, लेकिन हमें गुमराह किया गया, हमें भटकाया गया, हमें भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा गया। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान गया तो शिक्षित हो जाएगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, जानकार हो जाएगा, राष्ट्रवादी हो जाएगा, तो हमारा वोट बैंक कैसे रहेगा। लेकिन अब मुसलमान समझ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी देख लिया है, और ये देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है। अल्पसंख्यक मोर्चे की इस बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष के अलावा बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने भी पदाधिकारियों को संबोधित किया। साथ ही हिंदुत्व की राजनीति के साथ साथ मुस्लिम वोटरों को पार्टी से जोड़ने के पीछे बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है, जो उस वक्त बनना शुरू हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सर्व समाज को जोड़ो और सबको गले लगाओ। यही नहीं, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में भी करीब 100 सीटों पर बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। यही नहीं, बीजेपी का यह दावा है कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में उसने 350 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें 45 उम्मीदवारों की जीत भी हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनाव में इस तरह के प्रयोग को बीजेपी दोहराएगी या नहीं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि अभी जो लोकल इलेक्शंस हुए हैं, वहां पर भी बड़ी तादाद पर पसमानदा समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनकर भी आए हैं, और उनके हितों की, अधिकारों की बात अगर पहली बार 60-65 साल में हुई है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से ही हुई है। वैसे बीजेपी काफी दिनों से मुस्लिम समाज में पैठ बढ़ाने की कोशिश में लगी है, लेकिन अब 2024 के पहले कम से कम 10% मुस्लिम वोटों को बीजेपी के साथ जोड़ने की तैयारी हो रही है। इसके लिए पसमानदा के साथ साथ केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने वाले मुस्लिम समाज के लोगों पर ज्यादा ध्यान है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सीबीआई का समन मिलने के बाद समीर वानखेड़े अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और सीबीआई के समन पर रोक लगाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि 22 मई तक गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही सीबीआई ने कहा कि समन को भी वो 22 मई तक टाल सकती है अगर वानखेड़े लिखित में इजाजत मांगते हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को राहत के लिए मुंबई हाईकोर्ट जाने को कहा है। इससे पहले सीबीआई ने मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गुरुवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। उन पर शाहरुख खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए मांगने का भी आरोप है।
नोएडा में ड्रग्स की एक बड़ी फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया और करीब 200 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स और ड्रग्स तैयार करने वाले कच्चे माल को बरामद किया है। सूरजपुर के ठीटा 2 में जैतपुर गांव में ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी और इस सिलसिले में अफ्रीकी मूल के 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो यहां लैब बनाकर ड्रग्स तैयार करते थे और इसे दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में जो है वो सप्लाई किया करते थे। भारत के कई इलाकों में तपती गर्मी की वजह से बिजली की रिकॉर्ड तोड़ मांग जो है वो दर्ज की गई है। अब तक की सबसे ज्यादा बिजली खपत जो है वो देखी गई है। 17 मई को देश में 220 गीगावाट बिजली की खपत हुई और ये डेटा मंत्रालय की ओर से आया है। 18 अप्रैल को 215.8 गीगावाट बिजली की खपत दर्ज की गई। 17 मई को ये पुराना रिकॉर्ड टूट गया और सरकार का अनुमान जो है वो ये है कि इस गर्मी 230 गीगावाट तक जो मांग है वो जाएगी। अब आपको भारत दौरे पर आए अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का महाराष्ट्र प्रेम दिखाते हैं। मुंबई दर्शन के बीच मराठी खाने के स्वाद से लेकर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान से हुई उनकी मुलाकात खास चर्चा में रही। नमस्कार, कैसे मुंबई? It is a pleasure to be here and good afternoon मुंबई। मराठी में मुंबई का हालचाल पूछते एरिक गारसेटी। ये हैं भारत में आए नए अमेरिकी राजदूत। अपने दौरे में दिल खोलकर महाराष्ट्र प्रेम जाहिर करते दिखे। महाराष्ट्रियन खाने के मुरीद हुए और फिर मुंबई दर्शन पर निकले। मुंबा देवी मंदिर, जामा मस्जिद होते हुए मन्नत बंगले तक पहुंच गए और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान से मिले। अपनी इस मुलाकात को ट्वीट में बॉलीवुड डेब्यू की तरह बताया। So much has changed since I came to then Bombay many decades ago. But one thing that hasn't changed are the people, the culture, the pride, and of course, the warmth with which you are received in this incredible, diverse place. For me, this is a vibrant city. It is a great Maharashtrian city, a great Indian city, and a great global city. But it also is not just a city, it's a symbol, a place where culture thrives, a place where creativity is celebrated, and where diversity is the foundation of the strength of the economy and the people that are here. And so I've engaged with all sectors while I've been here, visited the glistening new Ambani Cultural Center, saw the beauty of the exhibition there on fashion, the show that is being played there by a visiting American theater troupe. Was able to spend some time with Shah Rukh Khan yesterday and connect Hollywood and Bollywood. And for a kid from Los Angeles, as the mayor for the last 10 years, I was so proud that Mumbai was our sister city. इससे पहले उनका साबरमती आश्रम का दौरा भी खास रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और चरखा चलाया। आईपीएल मैच का लुत्फ भी उठाया। शाहरुख खान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुकेश अंबानी, जय शाह से भी मिले। अपने मुंबई गुजरात दौरे पर 48 घंटों में गारसेटी ने कई मुलाकातें की। भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों पर बात की। उन्होंने पीएम के होने वाले यूएस दौरे को बेहद अहम बताया और पाकिस्तान के हालात पर स्थिरता की उम्मीद जताई। I'm thrilled that Prime Minister Modi will be visiting the United States for an official state visit. Only the third time in 75 years that an Indian Prime Minister has visited. It's only the third visit of any head of government from anywhere in the world with President Biden to the White House. This relationship is the most important on the face of the globe, that this moment is the most important that we have ever experienced, and that it is incumbent not just on leaders in government, but people to write this chapter beautifully together. I think the United States, India, and the world share the same concern. We want stability in Pakistan. We hope that there will not be unrest in Pakistan. And we stay engaged with Pakistan because of that. I think that serves both India and the United States and the world. And we hope and pray that the rule of law and peace will prevail over the border. अमेरिका गहरे कर्ज संकट में फंसा है, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन का दौरा रद्द होने से बैठक रद्द हो गई। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को भी शामिल होना था। इन सब के बीच भारत में अमेरिका के राजदूत अपने दौरे में लगातार भारत अमेरिकी संबंध पर जोर दे रहे हैं, जो बेहद अहम है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि तेलंगाना के मोहम्मद हुसामुद्दीन की पहचान कुछ दिनों पहले तक यही रही कि इनके पिता जो मोहम्मद शमशुद्दीन है वो वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन के कोच रहे हैं। लेकिन घरेलू सर्किट में चिक्कट के नाम से जाने जाने वाले हुसामुद्दीन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतकर अपना रुतबा बढ़ा लिया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते, तीनों ब्रॉन्ज है और 1 ब्रॉन्ज मोहम्मद हुसामुद्दीन का है, निज़ामाबाद से आते हैं, तेलंगाना के हैं। आप खुश हैं या इंजरी की वजह से आप सेमीफाइनल नहीं खेल पाए, उसका दुख भी है? खुशी भी है और दुख भी है, क्योंकि गोल्ड आने से चूक गए और चलो कुछ नहीं तो ब्रॉन्ज तो आया है बोलकर वो भी खुशी है कि, और मगर एक दुख है कि गोल्ड आ सकता था इस बार। लेकिन ये आप पहली बार गए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, पहली बार में मेडल लेके आना। आज तक इंडिया में 10 मेडल ही हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेके। दूसरी बात है आपने जो बल्गारिया का जो बॉक्सर था वो क्यूबा का है, एक्चुअली क्यूबा को हराना, ये सब इंडियन बॉक्सिंग मेल बॉक्सिंग में हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। मेरे में पहले से एक हंगर था, क्योंकि मेरे 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप मिस हो गए थे मेरे, तो मुझे यही था कि इस बार मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, कि अपने आप को वहाँ पर प्रूव करना है, कि अच्छा परफॉर्म करना है बोलकर पहले से ही मैंने ठान लिया था कि इस बार अच्छा और करके अच्छा करके दिखाऊंगा बोलकर। बिल्कुल, आपके घर में एक लेगेसी भी है, आपके भैया कोच हैं, आपके फादर निखत के कोच हैं शमशुद्दीन साहब, और आप जिस तरीके से आप ट्रेन हुए हैं, आपको घर में चिकट बोलते हैं, पकड़ के रखने वाला, तो वो परसिस्टेंस है आपके बॉक्सिंग की सबसे बड़ी खूबी, जिसकी वजह से आपको लग रहा था या आगे जैसे एशियन गेम्स है, आपको लगता है ये आपकी क्वालिटी है जिसके थ्रू आप आगे जा पाएंगे? हाँ, मुझे मेरे में ये है कि मैं हमेशा कभी मतलब हार नहीं मानता हूँ, कि कुछ भी हो जाए। हाँ, थोड़ी मतलब आज नहीं तो कल तो मिलेगा, मतलब मैं अपने मेहनत पे भरोसा करता हूँ, अपने आप पे भरोसा करता हूँ। पहले मैं ये सोचता हूँ कि पहले खुद से जीत जाओ तो फिर आगे तो आसानी हो जाएगी। लिहाजा नहीं, आपके करियर का अब तक का सबसे बड़ा मेडल है? हाँ, करियर का सबसे बड़ा मेडल है मेरा, कॉमनवेल्थ के बाद यही सबसे बड़ा मेरा मेडल है। अभी यहाँ से जो 2 चैंपियनशिप है, क्योंकि आपका जो है ओलंपिक वेट कैटेगरी में आपने जीता है, तो आपके लिए एशियन गेम्स या ओलंपिक्स जो है ये कितना दूर है, या आपको लगता है ट्रेनिंग का जो पैटर्न है वो आप सही दिशा में है आपका? हाँ, दूर नहीं है, मतलब अभी तो पास में ही है, बस एशियन गेम्स कुछ 3 महीने भी नहीं, उतना तो 3 महीने तो लगेगा नहीं, ऐसे लगता है कि हमें ट्रेनिंग में 2 महीने भी नहीं लगेंगे शायद, उतना नज़दीक उतना करीब है मुझे। तो मैं वही करूँगा कि अभी जल्दी से जल्दी कम बैक करूँ और ट्रेनिंग स्टार्ट करूँ। अच्छा, भारत ने अभी महिलाओं ने 4 मेडल जीते, गोल्ड मेडल जीते, पुरुषों ने जीते 2 महीने के अंदर 7 बड़े वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल हैं इंडिया के पास। आपको लगता है कि इसके सहारे हम ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में हमें और भी मेडल्स आएंगे? हाँ, ज़रूर। जिस तरह से आप देखें पिछले कॉम्पिटिशन्स में भी हमारे मतलब बॉक्सिंग और BFI और साइजो में सपोर्ट से जो अभी इतने मेडल्स आ रहे हैं, और अच्छा बॉक्सर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 गोल्ड आए पहली बार, और इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। तो हमारे भी ये है कि आगे और अच्छा करेंगे, बॉक्सर्स का भी ये है और कोचेस का भी मोटिव यही है कि ओलंपिक में भी और एशियन गेम्स में भी बहुत अच्छा करेंगे हम। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, आने वाले टूर्नामेंट्स में अच्छा करते रहिए। थैंक यू।